ओके, स्टार्ट कीजिए मैडम। जी। पीपीटी थोड़ा शेयर करती हूँ मैं। हाँ मैडम, शेयर कीजिए। लेट हो गया मुझे। अच्छा प्लीज गो। अच्छा टीचर्स को ऐसे दिखा। प्लीज गो फ्रॉम हियर। प्लीज गो। सर आवाज क्लियर है? हाँ मैडम, आ रही है आवाज। सर दिखाई दे रहा है स्क्रीन में ना? हाँ मैडम, दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू सर। कैन स्टार्ट? स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। नमस्कार बच्चों, सुस्वागतम, सुप्रभात। मैं सरोज चौधरी गोरेगांव म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सभी समीक्षा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लास्ट टाइम भी हमने इसी पर चर्चा की थी। उसको एक सरासरी नजर से हम लोग देखेंगे कि जो 5 विभाग हैं अपने प्रश्न पत्र के, उसमें क्या क्या आते हैं। पहला जो विभाग है, विभाग 1 गद्य विभाग, उसमें अंक 20 होते हैं। प्रश्न 1 अ तथा आ पठित गद्यांश से होता है 7-7, यानी दोनों अ और आ के लिए 7 और 7 अंक निर्धारित होते हैं। और दूसरा प्रश्न होता है उसका, तीसरा प्रश्न ई, एक ही प्रश्न होता है, वो अपठित गद्यांश होता है। उसको बहुत ही ब्रीफ में हमने समझा था लास्ट टाइम। उसके लिए 6 अंक होते हैं। तो 7-7 6 बराबर 20। विभाग 2 पद्य विभाग होता है, जिसके लिए कुल अंक निर्धारित किए गए हैं 12, जिसमें 2 प्रश्न होते हैं। ये पद्य विभाग है, कविताओं के लिए है, जिसमें 2 प्रश्न होते हैं अ तथा आ पठित पद्यांश से होते हैं। कविताएं बाहर से नहीं पूछी जाती हैं। इसमें दोनों के लिए 6-6 अंक निर्धारित किए गए हैं। 6-6 12 अंक। विभाग 3 है पूरक पठन, जो कि आज का हमारा विषय भी है। पूरक पठन है, जिसके कुल अंक है 8। इसमें 2 प्रश्न होते हैं अ तथा आ। अ जो है पठित गद्यांश के लिए होता है, आ पठित पद्यांश के लिए होता है। 4 अंक अ के लिए होता है और 4 अंक आ के लिए। 4-4 8 अंक। विभाग 4 जो होता है वो भाषा अध्ययन व्याकरण के लिए होता है, 14 अंक, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से बताया गया है और आगे भी बताया जाने वाला है। और विभाग 5 है जो, वो आपके लिए रचना विभाग है, लेखन उपयोजित लेखन है, जो कि सबसे ज्यादा अंक कैरी करता है, 26 अंक, जिसमें पत्र लेखन है, वृत्तांत लेखन है, कहानी लेखन है, क्या कहते हैं अपना गद्य विभाग है, गद्य आकलन है, और आपका क्या कहते हैं विज्ञापन है, और निबंध लेखन है। ओके, इतना आपका ये 80 मार्क्स का पेपर है। आपका 80 + 20 है, और 20 मार्क्स जो है आपके ओरल पर डिपेंड करते हैं, जो कि आपके शिक्षक जो हैं विद्यालय के वो लेंगे। नेक्स्ट है आपका अनुक्रमणिका, जो कि मैंने कल भी आपका क्लास देखा था। कल की शिक्षिका आपको अनुक्रमणिका के बारे में बता रही थी। तो आज अपना विषय है पूरक पठन। आप देख रहे होंगे कि अपने स्क्रीन पे आपको जो आपकी पुस्तक की अनुक्रमणिका है वही मैं आपको दिखा रही हूँ, और जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी कविताएं हैं, अगर पूरक पठन है तो उसके आगे ब्रैकेट में पूरक पठन लिखा हुआ है बच्चों। डिनर है पूरक पठन, ये पाठ है। भाषा का प्रश्न, ये भी पाठ है पूरक पठन में। उसके बाद है गजलें पूरक पठन, ये
पद्य विभाग, पद्य है ये गजल, ये कविता है अदम गोडवानी जी की। उसके बाद में आप देखेंगे दूसरे पार्ट में आप देखेंगे दूसरी इकाई है, उसमें है बटोहिया, ये भी पद्य है पूरक पठन। बातचीत, ये गद्य है पूरक पठन। और दुख, ये क्या है, गद्य है पूरक पठन। ये कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो कुल मिला के अपने पास बटोहिया, गजल जो दो है, ये क्या है अपने पास, पद्य पूरक पठन है। तो इन्हीं में से अपने पास क्या आने वाला है, आपको इसमें से दिखा दूं मैं, ये देखिए बटोहिया और गजल, अपने पास दो पद्य मिल रहे हैं पूरक पठन के लिए। तो ये दो में से ही हमको जो विभाग 3 का प्रश्न आ है वो मिलने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें से कितने प्रश्न बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-2 प्रश्न बन सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास प्रश्न नहीं बन सकते हैं। आगे हम देखेंगे विभाग 3 में पूरक पठन प्रश्न 3, कुल अंक 8, अ और आ। ओके, इसमें पहला प्रश्न होता है पठित गद्यांश अंक 4 और दूसरा प्रश्न होता है पठित पद्यांश अंक 4। इसके बाद हम देखेंगे हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में हम आज पढ़ने वाले विभाग 3 पूरक पठन प्रश्न 3 पठित पद्यांश कुल अंक 4 आ प्रश्न, जिसका दूसरा प्रश्न, और वो कितना अंक लेता है, 4। मेरी कोशिश यही रहेगी बच्चों कि आपको ये 4 के 4 अंक पूरे के पूरे मिल जाए, और यही 4 नहीं, इसके पहले वाला जो 4 अंक है वो भी मिल जाए, समझे। और इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो भी हम देखते हैं। पहला जो रहेगा प्रश्न क्या रहेगा, आकलन कृति रहेगी, जो कि 6 से 8 पंक्तियों में होगी। आकलन कृति में क्या होगा, ऐसे जैसे आपका गद्य विभाग में प्रश्न पूछा जाता है, कोई आकृति दी रहेगी, उसमें वो भरना होगा, या फिर प्रश्न के स्वरूप में होगा, या फिर किसी के बारे में लिखना होगा, उस तरह का 2 अंक का प्रश्न होगा। और दूसरा क्या होगा, स्वमत के तरह का होगा, अभिव्यक्ति वाला प्रश्न होगा। अभिव्यक्ति वाला प्रश्न कितने शब्दों में लिखना होगा, 25 से 30 शब्दों में लिखना होगा, उसके लिए भी 2 अंक होंगे। ये बहुत ही छोटा प्रश्न होता है। और अभिव्यक्ति के बारे में मैंने हमेशा कहा है बच्चों कि अभिव्यक्ति वाला प्रश्न देखकर डरना नहीं चाहिए। पहले के समय तो लोग हिंदी, इंग्लिश और मराठी ऐसे भाषाएं हैं, ऐसे ऐसी जो क्या कहते हैं पुस्तकें हैं, जिसको रट रट के लोग परेशान हो जाते थे, जिसको पढ़ना बोलते थे कि नहीं, सबसे पहले इसी को याद करके खत्म कर दो, क्योंकि इसको याद करना पड़ता था, इतने बड़े बड़े उत्तर याद करने पड़ते थे। अब तो वो समय रहा नहीं। और अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति में तो कुछ है ही नहीं। हर एक इंसान की अपनी अभिव्यक्ति होती है, अपना स्वमत होता है। स्वमत यानी अपना स्वयं का मत। हर व्यक्ति का अपना एक मत होता है, लेकिन वो मत उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, उस टॉपिक से हटकर नहीं होना चाहिए। यानी पूछा किसी और चीज के बारे में जा रहा है, लिखा किसी और चीज के बारे में जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। टॉपिक को छोड़कर कभी भी अपना मत प्रकट नहीं करना चाहिए। टॉपिक से रिलेटेड अगर आप अपना मत प्रकट करोगे तो आपकी अभिव्यक्ति करेक्ट ही साबित होगी। आपको 2 में से 1.5 नंबर तो जरूर मिलेंगे। अगर आपको 2 में से 2 चाहिए तो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह बताया था कि आप उसमें कोटेशंस डालिए, दोहों का प्रयोग कीजिए, अच्छे से इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, मुहावरों का प्रयोग कीजिए। यदि इस तरह के चीजों का उपयोग करते हो तो उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको अच्छे से सजा कर लिखिए, पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में आंसर लिखिए। तो वो आपको आपके बारे में बताता है कि आपने बहुत अच्छे से स्टडी की है, आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इसके इससे रिलेटेड कितने उदाहरण हैं।
मेरे पास जितने उदाहरण थे मैंने सारे उदाहरण उत्तर सहित इसमें डाल दिए हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, तो सो दैट आपके पास यदि नहीं होंगे तो वो मिलते जाएंगे आपको, और बाद में आप जब एग्जाम की तैयारी करते रहोगे तो वो आपको इजी पड़ेंगे। पहला उदाहरण देख लीजिए, आपको है उदाहरण के पहले जाने के पहले मैं आपको एक, ये जो है आपका, अगर आपने कहीं देखा होगा तो ये आपकी 21 सेट का पेज है ये। इसमें पहले दिया रहता है नियम, पूरक पठन पद्य का नियम है ये, कि उसमें क्या रहता है, ध्यान रखने वाली बातें कौन सी होती है कि कृति पत्रिका के पूरक पठन विभाग में प्रश्न 3 आ में पद्य पाठों में से 6 से 8 पंक्तियों का एक पद्यांश दिया जाता है। इस पद्यांश पर आधारित 2-2 अंकों की निम्नलिखित कृतियां होंगी। कृति अ 1 आकलन 2 अंक, और कृति अ 2 स्वमत अभिव्यक्ति 2 अंक। ये हमने पहले ही देख लिया, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। इसके बाद हम लोग उदाहरण पर आते हैं। पहला उदाहरण आप लोगों को मैंने गजलें से दिया है, जो कि आप लोगों का पूरक पठन पद्य विभाग 12वां जो लास्ट है, पहली इकाई का पहला वाला लास्ट वाला जो देखेंगे आप, लास्ट में दिया है गजलें। पद्यांश है उसका, देखो ये इतना वहां तक है, वो जुगनू हो तो यहाँ तक है, जहां पर भाइयों में प्यार का सागर नहीं होता से लेके लेकिन कभी दिनकर नहीं होता, यहाँ तक आपको दिया है। इससे रिलेटेड प्रश्न है, देखिए कृति दिया हुआ है, कृति 1 आकलन, वाक्य पूर्ण कीजिए। मैंने कहा ना कृति में आप लोगों को आकृति भरने के लिए आ सकता है, वाक्य पूर्ण करने के लिए आ सकता है, और नीचे स्वमत का एक अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न 25 से 30 शब्दों में जरूर आएगा। ये इस तरह का प्रश्न, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए, तो आप लोगों को इस आगे चल के आसानी हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन पार्ट है। वाक्य पूर्ण कीजिए में घर वही होता है, हम उन्हीं से मिलते हैं, फूल वही खिलते हैं, जुगनू कभी यह नहीं बन पाता। लेकिन बच्चों इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो लेसन्स होते हैं उसमें तो हम उत्तर पाठ जो गद्यांश होता है उसमें से देख के लिख लेते हैं, जो कहते उठा के लिख लेते हैं, लेकिन जो पद्यांश होता है उसमें हमको उस जो पद्य खंड को उसको क्या करना पड़ता है, सेंटेंस में फॉर्म करना पड़ता है, सेंटेंस में बनाना पड़ता है, वाक्य में बनाना पड़ता है, क्योंकि उसको हम वैसे नहीं लिख सकते। जो कविता के लाइनें हैं ज्यों के त्यों उसको हम उत्तर के रूप में नहीं लिख सकते। कविता की लाइनों को हम वाक्य में कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है, उसको उसका अर्थ लिखना पड़ता है। उसको हमको वैसे का वैसे ही हम लाइन उठा के लिख देंगे तो हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आया? क्योंकि अगर हमने जैसे यहाँ पे है घर वही होता है, जो घर वही होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिया था मैंने प्रश्न, जहां पर भाइयों में प्यार का सागर नहीं होता, वो ईंटों का मकान होता है लेकिन घर नहीं होता। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, घर वही होता है, घर वही होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम घर वही होता है जहां पर भाइयों में प्यार का सागर होता है, ऐसे लिखेंगे। कविता की लाइनें नहीं लिख देंगे कि जैसी की तैसी वैसी कविता की लाइनें लिए और उठा के लिख दिए। हम उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, वाक्य बनाकर लिखेंगे। इसके उत्तर है पीछे, ये देखिए, घर वही होता है जहाँ भाइयों में प्यार होता है, हम उन्हीं से मिलते हैं जिनके हाथ में खंजर नहीं होता, फूल वहीं खिलते हैं जहाँ पत्थर नहीं होते, जुगनू कभी यह नहीं बन पाता, दिनकर। दिनकर मतलब सूर्य। जुगनू कैसा होता है, जुगनू कभी चमकता है कभी बंद होता है, कभी चमकता है कभी बंद होता है, तो वो कभी भी सूर्य नहीं बन पाता है। और वो जो प्रश्न था उसका ये उत्तर है। इसके बाद दूसरा पद्य खंड देखेंगे हम लोग। ये है पूरक पठन पद्य चौथा बटोहिया, दूसरी इकाई।
पद्यांश क्रमांक पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 75 से लिया गया है। सुंदर सुभूमि भैया, ये बटोहिया वाला है। भारत के जसवा से लेकर सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। यदि आपके पास में पुस्तक है तो पुस्तक में ये मार्क भी करते जा सकते हो आप लोग। इसके बाद हम देखेंगे इसके प्रश्न। इसके प्रश्न देखिए, कृति देखिए, यहाँ पे आकृति पूर्ण करने के लिए दिया गया है। कविता में आई वनस्पतियों के नाम पद्यांश में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखिए। समुद्र, सुंदर स्त्री, और फिर वही स्वमत। यानी यहाँ पर 1 नंबर का ये है वनस्पतियों के नाम, और 1 नंबर का या आधा आधा नंबर का ये 2 है अर्थ लिखने के लिए। और फिर यहाँ पे स्वमत 2 नंबर का है 25 से 30 शब्दों में। इनके दोनों के उत्तर हम देखेंगे। कविता में आई वनस्पतियों के नाम है, पहला है अगर और दूसरा है चंदन, और अर्थ है, समुद्र का अर्थ है सिंधु, सुंदर स्त्री का अर्थ है कामिनी, और उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। उत्तर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप उत्तर में देख रहे होगे कि बराबर जगहों पे कॉमा लगा हुआ है, देखो एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, फुल स्टॉप है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इस तरह से लिखना है। यदि आप इस तरह से लिखोगे तो आपका पूरा पेज भर जाएगा, तो आप इसको 2 पैराग्राफ में चेंज कर सकते हो। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे तीसरा उदाहरण देखेंगे। ये है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 76। नानक, कबीर, गौर, ये भी उसी में से ही है, अपने बटोहिया का ही है। दूसरा पार्ट बटोहिया का ही है। मैंने कहा ना कि एक कविता में से ज्यादा 2 ले लिया जा सकता है, 2 ही बार उसमें से लिया जा सकता है। तो लमसम मैंने 2 लेकर आप लोगों को उदाहरण दे दिए हैं। तो इससे ज्यादा आप लोगों को और कहीं से पूछा नहीं जा सकता है। तो सारे के सारे आपके पास आंसर मिले जा रहे हैं, सारे के सारे उत्तर आपके पास आ जा रहे हैं प्रश्न के साथ में। तो इनको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल के अपने पास रख लीजिए, क्योंकि यही आपके लिए तैयारी के लिए एनफ है। ये नानक से लेकर बटोहिया तक, नानक, कबीर, गौर, शंकर, श्री राम कृष्ण से लेकर फिर ही असुद आवेरे बटोहिया तक है। इसको मार्क कर लीजिए। इसके बाद है प्रश्न, इस पे रिलेटेड प्रश्न है, यहाँ तक है, सॉरी, यहाँ जन रघुवीर सिर नावेरे बटोहिया यहाँ तक है। और इसके लिए है आकलन कृति। पद्यांश में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द है हृदय, अगोचर। ये दोनों के लिए जो शब्द उपयोग में लिए गए हैं वो यहाँ से लेना है अपने को। और पद्यांश में आए संत कवियों के नाम, 2 संत कवियों के नाम लिखने हैं। और स्वमक अभिव्यक्ति क्या लिखनी है, देश पर मर मिटने वाले ही शहीद कहलाते हैं। इस विषय पर आप अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब इसके हम उत्तर देखेंगे। इसके उत्तर हैं, हृदय के लिए ही, अगोचर के लिए अलग आया है, और पद्यांश में आए संत कवियों के नाम है तुलसी और सुर। और कृति जो है उसका जो अभिव्यक्ति वाला प्रश्न है उसका उत्तर इतना है। इसके लिए आप अपने तरफ से भी दूसरे उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक तरह से आप लोगों को एक मन में जो भूमिका है इस प्रश्न के प्रति वो उत्तर जो है उसकी भूमिका आसानी से बन सकती है। और भी आप अपने उदाहरणों को बढ़ा सकते हो इससे। इसके बाद हम लोग थर्ड पद्यांश देखेंगे, और 4th पद्यांश है ये मेरा। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये है ब्रह्मपुत्र पंच नदी, ये भी बटोहिया का ही है। निस दिन सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया से लेके कलकतवा से मोरे प्राण बसे सरजू तीर रे बटोहिया तक है।
इसकी कृतियां देखो, इसमें है पद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम, 4 शहर। अगर आप लोग इसमें देखोगे तो यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे ही देख लो, आगरा, प्रयाग, काशी, दिल्ली, सामने ही आपको सारे दिख रहे हैं। देखो, आगरा, प्रयाग, काशी, दिल्ली, 4 शहरों के नाम सामने ही दिख रहे हैं। आप लोग कभी भी, कोई भी हो, चाहे गद्य विभाग हो चाहे पद्य विभाग हो, कभी भी कृति पूर्ण करते समय, आकलन कृति करते समय अच्छी तरह से 2 बारी जो गद्य खंड है, पद्य खंड है, उसको अच्छी तरह से पहले पढ़ो, उसको समझो, उसके बाद प्रश्न पढ़ो और उसके बाद उसमें से उत्तर ढूंढने की कोशिश करो। अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें से आपको उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कृति है स्वमत अभिव्यक्ति की। नदी स्वच्छता की उपाय योजना पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ये थोड़ा सा छोटा और बड़ा आंसर हो गया ऐसे, लेकिन ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, आधा इधर है और आधा यहाँ पे है। ये इस पे यही दिया गया है कि नदी की स्वच्छता के लिए आपके विचार क्या हैं। इसको मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा इसको मैं पढ़ के सुनाऊं कि आज के विज्ञान युग में प्रदूषण की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। औद्योगिक विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी और अधिक बढ़ा है। उपयोगितावाद, औद्योगिक विकास तो बढ़ा है जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ गया है। उपयोगितावाद के हाथों में प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है। प्रकृति में अंधाधुंध दोहन हुआ है, प्राकृतिक संसाधन यानी आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, प्राकृतिक संसाधन यानी अपने जंगल वन जो है काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, उनको अंधाधुंध काटा जा रहा है क्योंकि वहां कारखाने बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, बहुत कुछ करना है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही शुद्ध थे। अभी देखो, अब सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, कुछ भी हो रहा है, अचानक भूसंकलन हो रहे हैं, बहुत कुछ होता है। ये सब हमारी हमारी देन है, ये प्रकृति की देन नहीं है। प्रकृति तो बदला लेगी ही हमसे। हम यदि उसके साथ में दुर्व्यवहार करेंगे तो वो कभी ना कभी तो बदला लेगी हमसे। और संतुलन बिगड़ते ही जल तथा वायु दोनों ही प्रदूषित हो गए। जल प्रदूषण के कारण जल पीने और नहाने योग्य नहीं रह जाता है। जब कल कारखाने का प्रदूषित जल नदियों या समुद्र में डाल दिया जाता है, तब नदी और समुद्र का जल प्रदूषित हो जाता है। अगर यदि आप लोगों ने कल देखा होगा, कल के न्यूज में बताया गया कि जो गटर है और गटर के पानी में भी कोरोना के विषाणु मिल रहे हैं और गटर के पानी में भी कोरोना के विषाणु जीवित पाए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इंसानी देन है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल तथा ड्रेनेज से आने वाले जल का शुद्धिकरण करके ही नदी में डालना चाहिए। नदी में पशुओं को नहीं नहलाना धुलाना चाहिए। नदियों के किनारे लोग मलमूत्र का विसर्जन न करें। यदि हम इन बातों का ध्यान रखें तो नदी को स्वच्छ बनाए रखा जा सकता है। ये एक स्पष्ट उत्तर है। यदि नदी स्वच्छता के लिए अगर हम उत्तर लिखना चाहें तो। उसके बाद गृह कार्य आप लोगों के लिए बनाया है मैंने। 2 गृह कार्य है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं चाहती हूँ कि इसको आप लोग अच्छी तरह से इसको लिखें और इसको अपने अपने शिक्षकों को दिखाएं कि हमने इसको कंप्लीट किया है और उनसे चेक करवाएं। ऑनलाइन ही चेक करवाएं, लेकिन इसको जरूर कंप्लीट करें आप लोग। ये गजल का है, पूरक पठन 12 गजलें पहली इकाई का है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट के द्वारा ले लीजिए। एक कदम चलते हैं और चल के ठहर जाते हैं, हम तो अब वक्त की आहट से भी डर जाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब भी आते हैं मेरी आंख में आंसू, बेदिल
जख्म सीने के मेरे और निखर जाते हैं। यहाँ तक इसका आकलन है। पहला है उचित जोड़ियां मिलाओ, उसके बाद है स्वमत है, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण उत्तरदायित्व तो विद्यार्थियों के ऊपर है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? 25 से 30 शब्दों में लिखिए। दूसरा है पूरक पठन पद्य 4 बटोहिया दूसरी इकाई। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 75 एंड 76 दोनों पेज नंबर दिए हैं। ऊपर अनेक नदी उमड़ी घुमड़ी नाचे, जुगनू के जदुआ जगह वेरे बटोहिया। ये बटोहिया हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा भी था बीच में। जाओ जाओ भैया रे बटोही थी देखी आओ, जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। यहाँ तक है। इसकी कृति है, आप आकृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए शहरों के नाम, देखो ऊपर ही दिया है आगरा, प्रयाग, काशी, दिल्ली, कलकत्ता। ये मैंने आपको बता दिया, चारों दिया है शहर। और स्वमत में है स्वदेश प्रेम के विषय में आप अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। धन्यवाद। जी, अब किसी को डाउट हो, कुछ हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट है यदि आप लोगों को। हाँ मैडम, वो बच्चे हाँ, जहीबा शेख। जय मां। टीचर, जी, वो होमवर्क में जो स्वमत दिखाई ना एक, वो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ली। अच्छा, जो स्वमत खाली था ना। हाँ, ये वाला हाँ, लिया। हाँ। ओके, और किसी को? यस, और किसी को प्रश्न है क्या बेटा? पूछो। और किसी को प्रश्न है? कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, मैं किसी का हाथ ऊपर नहीं है अभी। जी, ठीक है फिर, ओके, खत्म करेंगे क्लास। चलेगा सर जी, आप बोलिए ओके। जैसा। हाँ, क्योंकि किसी का हाथ ऊपर नहीं है ना। जी जी। ओके फिर, ठीक है। हाँ, जी, बाय। थैंक यू सर। ओके मैडम, बाय। थैंक यू, बाय सर।